स्टूडेंट क्लास 9 का साइंस का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है 22-23 सेशन का। तो इसका हमने सेक्शन ए और बी कर लिया है, तो वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे, और सेक्शन बी में भी। ठीक है, आज हम इसका सेक्शन सी और डी करेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए। तो देखिए सेक्शन सी के क्वेश्चंस में 27 क्वेश्चन है आपका। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट एम शेल में, यानी कि इसकी एम शेल तक, यानी के बी शेल है, एल बी और एम बी है ना। एम शेल है यानी के बी होगी और एल बी होगी, और इसकी एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है आपको। तो आपको पता है कि अगर एम शेल तक है तो आपको शेल कितनी आएंगी? के बी आएगी, एल बी आएगी और एम बी आएगी, और एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोला है? 6। तो यानी कि के शेल की लिमिट आपको पता है 2 होती है, एल में 8 होती है, तभी तो जाके यहाँ पे 6 आए होंगे। पहले तो ये फिल हुई होंगी ना, बाद में तो ये होती है। तो यानी इन्होंने ये 6 दे दिया, तो ये फिल है ऑलरेडी। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 8 10 और 6 16 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये सल्फर है। वैसे इसे उन्होंने पूछा नहीं है, बट हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर यहाँ 6 है तो ये 8 है, ये 2 होगा, तो 16 है ना। अब उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है एटम में क्या होता है? सबसे अंदर तो न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये के शेल होती है, फिर एल शेल होती है, फिर एम शेल होते हैं। बोर का मॉडल कहता है कि हर एक शेल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं पहले वाले के शेल में। फिर दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, है ना, क्योंकि इसमें 8 है। और आउटर मोस्ट जो शेल है जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कितने हैं इसके अंदर? 6। तो इसके अंदर 6 फिल करने हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना था। ये न्यूक्लियस है सबसे अंदर। तो इसकी वैलेंसी पूछी है। देखो जब आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी यानी कि कितने, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे? तो यहाँ 6 तो लॉस हो नहीं सकते हैं, तो 2 ये क्या करेगा? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, यानी कि वैलेंसी इसकी 2 है। यानी कि जब भी 5 से ज़्यादा होता है ना आउटर मोस्ट, तो आपको 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालनी होती है। तो 2 ये लॉस करेगा, है ना, तो यानी इसकी वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये हो गया, सी पार्ट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो इसका 27 समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं 28 क्वेश्चन बायो में से। व्हाट हैपन इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डैमेज ड्यू टू सर्टेन फिजिकल और केमिकल रीजंस। तो अगर सेल डैमेज हो जाए, कोई फिजिकल रीज़न भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। लाइक फिजिकल रीज़न अगर बोले तो वैसे पूछा नहीं है इन्होंने, बट फिजिकल रीज़न लाइक रेडिएशन या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो शेल क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। या केमिकल रीज़न, जो कोई बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ये सब केमिकल रीज़न है ना। तो अगर ये केमिकल रीज़न है तो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी ना। तो आपको पूछा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल का डैमेज हो जाए तो क्या होगा? तो सेल अगर डैमेज हो गई, देखो सेल तो क्या है? फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ना लाइफ बॉडी की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, तो वो ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो अगर सेल ही डैमेज हो गई तो क्या होगा? द बॉडी विल बी अनएबल टू इवन परफॉर्म बेसिक फंक्शन जो होते हैं बॉडी जो करती है, लाइक एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मैनी फंक्शन जो बॉडी करती है, वो सब क्या होंगी? वो नहीं कर पाएगी, है ना। और इससे एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी पूरी लाइफ साइकिल की, और इवन डेथ भी हो सकती है ना। तो ये सारे रीज़न से हमारी डेथ भी तो हो सकती है। तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन अगर ख़राब हो जाए तो हमारे बेसिक फंक्शन भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल ऑफ विच द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? तो पहले तो सेल वॉल हमारी सेलुलोज से बनी है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो याद क्या, अगर जिसका ये पेपर हो चुका है तो वो अपने आंसर चेक कर लो, और जिनके एग्ज़ाम अभी बाकी है तो वो इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से, इनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छी तरह से याद भी करिए और समझिए भी। ठीक है, अभी तो जितनों के भी एग्ज़ाम रह रहे वो इस क्वेश्चन पेपर को भी अच्छी तरह से कर लेना। और इसके अलावा जो DOE के सैम्पल पेपर है 9th क्लास के, वो भी आपको चैनल में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दिया जाएगा। तो जिनके हो गए वो आप बताना कितने क्वेश्चन सही है और कितने आपने गलत किए, तो कमेंट में आंसर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, गिव रीजंस। मेरिस्टेमेटिक सेल हैव ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, बट दे हैव लैक वैक्यूल। इनके पास वैक्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस तो है इनका,
साइटोप्लाज्म भी है, बट इनका वैक्यूल नहीं है। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो रीज़न आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, अब उनमें ना एक एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकती है। तो दे हैव एबिलिटी टू रैपिड डिवीज़न, है ना। दे डू नॉट नीड टू स्टोर फूड, उनको फूड की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैक्यूल का एक्चुअल में काम क्या होता है, वो फूड को स्टोर करता है, या फिर कह सकते हो रिजिडिटी देता है सेल को। अगर वो रिजिडिटी देगा सेल को तो सेल डिवीज़न नहीं हो पाएगा ना, सेल डिवीज़न रुक जाएगा। तो इसलिए इसके पास वैक्यूल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसको सेल डिवीज़न करना होता है ना, दैट्स वाई वैक्यूल तो सेल डिवीज़न को रोक देगा, क्योंकि रिजिड कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल की कमी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। नेक्स्ट है इसका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ ए कोकोनट। कोकोनट का जो छिलका होता है बाहर का, वो निकालना मुश्किल होता है ना। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों है डिफ़िकल्ट वो निकालना? तो देखो, जो हस्क होती है उसका जो वो क्या है, एक डेड टिश्यू है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये क्या करता है, ये रिजिडिटी देता है। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, रिजिडिटी देता है, स्टिफनेस देता है प्लांट को, बहुत रिजिड कर देता है प्लांट को। एंड इसके अलावा इसके अंदर लिग्निन सेल वॉल होती है, ठीक है, तो जिससे ये क्या होता है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो भी गिव रीज़न ही है। तो वाटर हाइसिंथ फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे, रीज़न क्या है इसके पीछे? तो वाटर हाइसिंथ एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं इसके अंदर, और पेरेन्काइमा टिश्यू का कौन सा वाला टाइप होता है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा आपको पता है जिसमें एयर फिल होती है ना। तो ये पेरेन्काइमा टिश्यू किस में चेंज हो जाता है, एरेन्काइमा में। तो वाटर फिल हो, सॉरी एयर फिल हो जाती है। एयर फिल होने के कारण ये इसके लीव्स और स्टेम में क्या होता है, फ्लोट करते हैं, है ना। तो जिस रीज़न से ये क्या करता है, फ्लोट करता है। तो रीज़न यही है कि इसके अंदर पेरेन्काइमा का जो पेरेन्काइमा कन्वर्ट होता है एरेन्काइमा में, और इसमें एयर फिल हो जाती है, जिससे ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, यानी कि लिग्निफाइड मतलब जो सीमेंट मतलब जैसे सीमेंट जैसी हार्ड सेल वॉल होती है इसके अंदर, तो ये बहुत स्टिफ एंड हार्ड होता है। तो अगर स्टिफ एंड हार्ड है तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके रीज़न समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट इट्स वन एप्लीकेशन ऑल्सो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो सबको आता होगा, वैसे तो याद किया होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, इसको इसकी स्टेटमेंट पढ़नी या लिखनी है आपको। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बायंट फोर्स, जो भी बायंट फोर्स ऊपर लगता है, लिक्विड लगाता है या फ्लूइड लगाता है, वो बॉडी पे एक्सर्ट होता है। तो कब जब कोई बॉडी इमर्स होती है फ्लूइड में, ठीक है, जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में या तो पार्शियली इमर्स्ड होगी या फुली, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड पार्शियली और फुली, द अपवर्ड बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेस। जो भी आपने एक मान लो एक कंटेनर, उसमें पानी है, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला उसके ऊपर, तो पानी का लेवल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है ना, तो वो जो वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ, कितना ऊपर लेवल आ गया, डिस्प्लेस फ्लूइड जो का वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी ऑब्जेक्ट पे बायंट फोर्स लगता है, ठीक है। बायंट फोर्स क्या होता है, जो अपवर्ड फोर्स लिक्विड लगाता है। तो बायंट फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, जो वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ होता है। तो ये स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, तो इसे याद कर लेना। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ कहाँ वर्क करता है। तो एक तो ये शिप डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ होता है, उसके अलावा लैक्टोमीटर में यूज़ होता है। लैक्टोमीटर क्या है, जो प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, गिव टू फैक्टर्स ऑन विच बायंट फोर्स डिपेंड्स। तो बायंट फोर्स जो होता है आपको बता दी ना, आप थ्रस्ट के यानी अपवर्ड फोर्स जो फ्लूइड लगाते हैं, तो उसको बायंट फोर्स कहते हैं। तो ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसमें जो फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगाएगा उसकी डेंसिटी पे, और फ्लूइड डिस्प्लेस जितना हुआ उसके वॉल्यूम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है। ये 3 डिफरेंशिएट है, इसमें से वैसे तो 2 करने थे, बट आपको तो सारे, जिसके नहीं हुए एग्जाम उसको सारे करने हैं। तो डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल लेंथ पाथ की, जितना भी कवर्ड पाथ होगा, जितना भी डिस्टेंस कवर्ड होगा, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, जो भी पाथ है उसकी जो टोटल लेंथ होती है,
उसको हम एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। बट जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो पाथ की इनिशियल से फाइनल पोजीशन की, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और स्केलर क्या होगा, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ भी डायरेक्शन नहीं होगी, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केलर और वेक्टर में ही डिफरेंस आ गया। तो स्केलर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना, अभी बता दिया था मैंने आपको। और वेक्टर क्या होता है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसकी एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी की, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब के पास मैग्नीट्यूड भी है। जैसे वेलोसिटी हम बोलते हैं ना 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, तो ऐसा कुछ। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड क्या है, जो रेट ऑफ डिस्टेंस है, रेट ऑफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड, या रेट ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। बट वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ स्पीड, यहाँ ऊपर डिस्टेंस नहीं लेते, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो क्योंकि इसमें डिस्टेंस है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पॉन्ड व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों ने, लग रहा है क्योंकि वाटर सुन लिया, पॉन्ड सुन लिया तो होगा, तो ये आपने ट्रांसवर्स वेव लिख दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, जब पॉन्ड में स्टोन फेंकते हैं तो स्टोन तो पानी से होते हुए जाता है ना अंदर, मीडियम में चला जाता है, वो उसकी सरफेस पे थोड़ा ना रहता है। तो मीडियम से अगर कोई वेव चलती है, मीडियम के अंदर चलती है कोई वेव, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, अगर पॉन्ड में कुछ सरफेस पे तैर रहा होता, ठीक है, सरफेस पे अगर होता तो होती ट्रांसवर्स वेव। अभी तो स्टोन डाला तो मीडियम से होता हुआ चला गया ना, अंदर चला गया, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन करेगा अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स का, तो यानी कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है। तो इसमें ध्यान, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। व्हाट टाइप ऑफ वेव, पॉन्ड में अगर स्टोन डाला तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, क्योंकि मीडियम को कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगा ना मीडियम के साथ जब वो जाएगा अंदर। तो इसका आंसर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उनके क्या क्या काम है, तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है ना। तो ये किस काम आती है, एक तो होल्स को ड्रिल करने में, या फिर सर्जरी में यूज़ करते हैं डॉक्टर इसको, कैटरेक्ट हटाने में, या फिर किडनी स्टोन हटाने में भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। हार्ड टू रीच पार्ट जो होते हैं मशीन्स के, उनको क्लीन करती है, जैसे स्पाइरल ट्यूब्स होती है या ऑड शेप पार्ट्स होते हैं, उन पर हम नहीं जा सकते ना, उसको क्लीन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये फ्रिक्वेंसी वाली रेज भेजी जाती है। उसके अलावा डायग्नोस करने के लिए पर्पस, या फिर कोई इंटरनल बॉडी पार्ट उसके ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ सब में हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं 32 का। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। अगर आपका और आपका फ्रेंड मून पे है, तो क्या दोनों ही मून पे है मतलब, और विल यू एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कोई बात करेगा तो क्या तुम सुन पाओगे उसके साउंड को। देखो, मून से अगर अर्थ पे साउंड भेजा जाएगा तो भी वो नहीं आता, क्योंकि जो साउंड होता है ना, वो एक कैसी वेव होती है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और मैकेनिकल वेव कह सकते हो आप उसको। तो उसको मीडियम चाहिए, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड नीड अ मीडियम, इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो मून से अर्थ पे तो साउंड बिल्कुल नहीं आने का। ठीक है, सिर्फ रेडियो वेव्स आती है। कौन सी वेव आती है मून से अर्थ पे, रेडियो वेव। तो अगर मून पे दोनों ही हैं, फ्रेंड और तुम, तो वहाँ भी नहीं सुन पाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन होता कि अर्थ, मून से अर्थ पे क्या साउंड सुनाई देगा, तो आप बोलते कि नहीं, ये तब ये आंसर होता है, एट मून देयर इज़ नो एयर, नो साउंड वेव नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि इनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो हम
मतलब अगर मून से कोई साउंड आता तो हमें नहीं सुनाई देता, रेडियो वेव से ही वो सुनाया जा सकता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन फिलहाल ये वाला नहीं है, इन्होंने कहा मून में ही दोनों है, तो आपको ये आंसर लिखना है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी मून पे मोर देन 20 किलो हर्ट्ज वाली ही सुनी जा सकती है, तो इसलिए हम उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी बात को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि मून में फ्रिक्वेंसी कितने से ज़्यादा हीयर की जा सकती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की, जो कि हमारे ईयर नहीं सुन सकते, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे पहले तो नहीं सुन पाएंगे साउंड फ्रेंड का, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंफ्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासाउंड वेव कैसे इंफ्रासोनिक साउंड से डिफरेंट है, तो आपको पता है अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, जबकि इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज से कम का होता है। जबकि ह्यूमन रेंज जो होती है ईयर की, वो कितनी होती है, ह्यूमन की जो हियरिंग पावर होती है, हियरिंग रेंज जिसे कहेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000। तो ये तो ह्यूमन हियरिंग रेंज याद कर लेना आप, ह्यूमन की, ह्यूमन कितनी रेंज तक सुन सकता है ये पूछ सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज का होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर कितने कहाँ से शुरू, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो अगर 20 हर्ट्ज से बिलो है अगर कोई वेव या फिर हाँ वेव, तो वो 20 हर्ट्ज से कम वाली वेव को हम क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड है फ्रिक्वेंसी का, या 20 किलो हर्ट्ज बोल दो या 20,000, तो वो अल्ट्रासाउंड वेव होती है, ठीक है। तो कैसे डिफरेंट है दोनों की, ये 20,000 से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड है, वेव है, जबकि इंफ्रासोनिक जो है 20 हर्ट्ज से कम की है। तो इसका डिफरेंस क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है इतने से 20 किलो हर्ट्ज से, जबकि इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये हर्ट्ज है और ये किलो हर्ट्ज है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो जब हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स की, तो हम कौन कौन से फैक्टर है जिससे ग्रेन जो होते हैं वो लॉस हो जाता है हमें, मतलब कुछ ग्रेन ख़राब हो जाते हैं या कोई खा जाता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे ग्रेन का लॉस हो जाता है, हमें अनाज का हानि हो जाता है। तो देखो दो फैक्टर कह सकते हैं, एक बायोटिक फैक्टर है और एक अबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर लाइक रैट्स, फंजाई लग जाए, रैट्स खा जाए, तो इससे हमें ग्रेन्स का लॉस हो सकता है। या फिर अबायोटिक फैक्टर जैसे ह्यूमिडिटी है, तो उससे भी अनाज खराब हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ आर क्रॉप सेलेक्टेड फॉर क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्रॉप्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब समझते हैं ना, जब क्रॉप को बारी बारी से उगाया जाता है, तो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके कुछ है, एक तो न्यूट्रिएंट्स बेसिस पे, किस किस क्रॉप से क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो उस बेसिस पे हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। या फिर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, है ना, कि हमें रेन चाहिए होगी किसी किसी क्रॉप को, तो रेनी सीजन में उगाएंगे, है ना, इरिगेशन करने के लिए। या फिर किसी को कम रेन चाहिए होती है तो उसे कम रेनी सीजन में उगाएंगे, तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन सी क्रॉप उगाई जाए। या फिर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, अगर छोटा ड्यूरेशन में उग जाती है क्रॉप की लॉन्ग ड्यूरेशन में उग जाती है, तो उस हिसाब से क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। सेक्शन डी पे आ जाते हैं। तो देखिए सेक्शन डी आपका केमिस्ट्री में से है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो केमिकल फॉर्मूला तो सबको बनाना आता होगा, अमोनियम सल्फेट का बनाना है और जिंक ब्रोमाइड का बनाना है। तो देखो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का आपको सिंबल पता होना चाहिए, NH4 होता है, और सल्फेट का सिंबल SO4 होता है। दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी -1 होती है, याद रखना, और SO4 की वैलेंसी 2 होती है। इसको क्रॉस कर देना, तो NH4 पे तो देखो 2 है, तो इस पूरे पर 2 ऐसे लगा देना है, और SO4 पे 1 है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये तो अमोनियम सल्फेट है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड का भी बोला, सॉरी जिंक ब्रोमाइड का भी बोला है। तो जिंक ब्रोमाइड देखो Zn जिंक होता है और ब्रोमाइड Br होता है। तो Zn की वैलेंसी 2 होती है, याद करना, और ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। तो क्रॉस कर दो इसको, ZnBr2 बन जाएगा, Zn पे 1 और Br पे 2। तो ऐसे करके हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है। उसके बाद कैटायन और एनायन पूछे कॉपर ऑक्साइड में। तो देखो कॉपर ऑक्साइड क्या है एक्चुअल में, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, ठीक है।
तो यानी कि कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर ये लूज़ कर रहा है तो उस पर 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और ऑक्सीजन में 2 का क्योंकि गेन हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये गेन का मतलब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा 2 माइनस का। तो कॉपर ऑक्साइड में कैटायन तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एनायन कौन सा होगा, जो नेगेटिव। तो कॉपर कैटायन है और ऑक्सीजन क्या है, एनायन है। सेम ऐसे H2SO4 के साथ होगा, इसमें भी एक H है और एक SO4 है ना। तो H कैटायन है क्योंकि H एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना लॉस करेगा, और SO4 जो ओवरऑल है कितने का गेन करेगा, 2 माइनस का। तो जो गेन करता है नेगेटिव चार्ज लगता है, और जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा। नेक्स्ट इसमें थर्ड था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करते हैं, सबके मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल पहले देखेंगे इसमें कितने कितने मॉलिक्यूल है। तो सी के कितने एटम है इसके अंदर, 6। हाइड्रोजन के कितने हैं, 12। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। पहले सी के 6 लिख के फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर H के 12 लिख के फिर प्लस का, फिर O के 6। अब आपको C H और O के ना एटॉमिक मास याद करने होंगे, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। जब भी मॉलिक्यूलर मास बोले तो एटॉमिक मास लगाने होते हैं। तो C का एटॉमिक मास 12 होता है, H का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ये तो 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 से और ये 6 से। तो 12 6 72, 1 12 12 और 16 6 96, प्लस करोगे तो 180 यूनिट एटॉमिक मास आ जाएगा। सॉरी मॉलिक्यूलर मास, ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसके मॉलिक्यूलर मास जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा ना, उसमें 1 मोल होगा। किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल बराबर मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। या फिर एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 1 मोल में ग्लूकोज के 1 मोल में कितना मास होगा, 180। जब 180 जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल ग्लूकोज होगा। या फिर नंबर ऑफ इसमें एटम पूछे तो कितने एटम होंगे 1 मोल में या इतने मॉलिक्यूलर मास में, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल है ना, ये तो इतने मॉलिक्यूल होंगे इसके। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें ये भी याद रखना है कि 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है और 1 मोल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर, या एटम होते तो एटम के बराबर होता, या आयन होते तो आयन के बराबर होता। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिलहाल तो यही आंसर था, 180 यूनिट। आगे देखिए क्वेश्चन, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का। तो स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड का मास टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के इक्वल होता है, ठीक है। जितना रिएक्टेंट का मास होगा टोटल मिला के उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होगा। तो ना तो मास खर्च होगा और ना ही एक्स्ट्रा बनेगा। इसके अलावा आपको नेम बताने थे इन एलिमेंट के, के मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। ये तो सबको आता होगा, के मतलब पोटेशियम होता है और Na क्या होता है, सोडियम। दोनों ही मेटल्स होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर जिसका एग्जाम नहीं हुआ तो ध्यान से देख लेना। व्हाट इज़ द रेशियो बाय मास ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, किससे बनता है, सी और ओ से ना। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है, सी और ओ से। देखो CO2 में C का 1 है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। तो अब आपको इसका एटॉमिक मास पता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का वैसे 1 का 16 है बट 2 है तो 32 हो गया। अब 12 और 32 का रेशो निकाल लो तो कितना आएगा, ये काटेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 3:8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसका रेशो बाय मास निकालते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। NH3 क्या है, अमोनिया। इसमें N का 1 है और H के कितने 3 है। N का एटॉमिक मास 14 होता है, H का 1 है बट 3 है तो 3 हो जाएगा। तो रेशो क्या बनेगा, 14:3, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ये आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या बोला है, राइट डाउन 1 सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। एक एक सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है। न्यूक्लियस किस काम आता है, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो बायो का क्वेश्चन है, वैसे तो आपको सबको याद होगा। तो इसकी तो न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, वैसे तो मैंने बहुत सारे इसके ये
सिग्निफिकेंस लिख दी, बट आपको एक ही लिखना था। तो एक तो ये डीएनए रेप्लिकेट करने में काम आता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेल की एक्टिविटी को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको कैरी करता है ना, तो ये सब न्यूक्लियस करता है। उसके बाद गोल्गी बॉडीज़ का क्या काम है, ये प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन का काम करती है, ठीक है, ट्रांसफ़र भी करती है प्रोटीन सेल्स को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को भी पैकेजिंग करती है, रिसीव करती है प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, गोल्गी बॉडीज़। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पूछा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ये क्या काम करता है, जो भी एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है उसको जो भी एनर्जी होती है उसे उस एनर्जी को ग्रोथ मूवमेंट पे यूज़ करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, जो भी एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, विच सस्टेन, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है ना, रिलीज होती है, तो इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, एंड सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, विटामिन, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, इन सबको सिंथेसिस करता है। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे ना। उसके बाद इन्होंने बोला है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या करता है, ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट, जो टूटे फूटे सेल पार्ट होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है, डिस्ट्रॉय करता है एंटर करने से वायरस और बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है चॉइस वाला, तो ये 35 तो हो गया हमारा, 35 का ही चॉइस वाला क्वेश्चन है। देयर वुड बी नो प्लांट लाइफ इफ क्लोरोप्लास्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्लांट लाइफ नहीं होगी। अभी मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के यूजेस बताए हैं ना, तो क्लोरोप्लास्ट के यूजेस हमने याद कर लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट क्या नहीं कर पाएंगे, प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, तो प्लांट लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से कैसे अलग है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड प्रोटीन से बनती है, जबकि सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनती है। सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्शन देती है, शेप देती है ना, ये पढ़ा था पीछे हमने एजर्शन रीजन में, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा कोई काम नहीं करती है ना। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके बाद 2 डिफरेंस बताने थे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब बच्चों को याद होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत सारा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यहाँ पर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके कारण न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। राइबोसोम जो होता है इसका प्रोकैरियोटिक का स्मॉलर होता है, जबकि इसका लार्जर होता है। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये आपकी यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश करना था इसको। उसके बाद नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट ऑन ए बॉडी। फोर्स क्या क्या कर सकता है, सबको पता होगा। फोर्स बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, साइज़ को चेंज कर सकता है, इसके अलावा स्पीड को चेंज कर सकता है, बॉडी को स्टॉप या मूव करा सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स की इफेक्ट है एक तरह से, है ना। वाई इज़ इट एडवाइजेबल टू वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। तो जब हम कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट पहनना क्यों एडवाइस किया जाता है, तो ये तो सबको पता ही है कि इनर्शिया के कारण मोशन को इनर्शिया अपोज करता है ना, या मोशन है तो उसे होने ही देता है। तो ड्यू टू इनर्शिया आवर बॉडी रिमेन्स इन मोशन, सो प्रिवेंट एक्सीडेंट वी शुड एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट। तो ये आप लिख लेना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोज ऑफ मोशन, है ना। मतलब रेजिस्ट करना अपने आप को, या तो स्टॉप रखना अपने आप को, या फिर मतलब इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोज द चेंज को अपोज करना, ठीक है। अगर रेस्ट है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है बॉडी, मोशन में तो मोशन में। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट रजिस्ट द चेंज को रजिस्ट करती है। नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑब्जेक्ट डिपेंड। इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, ये सबको पता चाहिए। इनर्शिया किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, मास पे। आगे देखिए, एक एलिमेंट है, क्वेश्चन सेक्शन ई है हमारा। एक एलिमेंट है जो सब
इस सब्सटेंस है जो कि स्प्लिट होता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो मैक्सिमम 115 एलिमेंट है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, एक मेटल बताइए कि जो सॉफ्ट होती है और नाइफ से कट हो जाती है। तो मेटल जनरली हार्ड होती है, बट सॉफ्ट मेटल सोडियम होती है। सोडियम मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है। इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 ग्रुप्स इनटू विच यू कैन डिवाइड ऑल द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो जो एलिमेंट है उनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो इसका पहले का सोडियम है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड 3 ग्रुप है एलिमेंट्स को बांटे जाते हैं जिसमें। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर पूछी थी, फिजिकल पूछी थी। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल मेलेबल होती है, तो कॉपर भी एक मेटल है ना, तो मेलेबल होती है, यानी कि उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होती है ना, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, वायर बन सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है मेटल्स। और उसके बाद इन्होंने सल्फर चॉइस में सल्फर की भी पूछ ली फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सल्फर तो एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो वो ये कैसी कैसी होती है? सल्फर येलो कलर की होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, ठीक है, कलरलेस होती है, वाटर में इंसॉल्युबल होती है। इसके अलावा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। पेरेन्काइमा फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट। पेरेन्काइमा के बारे में है तो ये पढ़ लेना आप। वेयर इज पेरेन्काइमा फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में कहाँ मिलता है पेरेन्काइमा? तो ये लीफ, स्टेम और रूट्स में मिलता है। ठीक, उसके बाद पूछा है पेरेन्काइमा लिविंग है कि डेड टिश्यू है। पेरेन्काइमा एक लिविंग सेल होती है, ठीक है, लिविंग टिश्यू होता है। राइट डाउन 2 मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। क्या काम करता है ये? एक तो ये फूड स्टोर करता है और एक सप्लाई करता है फूड को। उसके बाद इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेन्काइमा इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में पेरेन्काइमा का क्या रोल है? तो देखो, हाइड्रोफाइट में पेरेन्काइमा एरेन्काइमा बन जाता है, जिसमें एयर फिल होती है। एरेन्काइमा में एरन मतलब एयर, तो एयर फिल होगी तो ये क्या करेगा? एयर फिल हो जाती है इसके स्टेम में, लीव्स में, तो ये फ्लोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखेंगे। ये फिजिक्स में से आपका, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस बाय बॉडी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क होता है ना, ये तो सबको पता है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं है। ये तो पता ही चल गया स्केलर से। अगर क्वेश्चन आपको स्केलर जो डिफरेंशिएट में आया था, स्केलर लिखना था, तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते थे, है ना। स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट सबको पता है, जूल होती है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क की क्या होती है? जूल होती है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मास मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको एक्सप्रेशन मतलब इसका डेरिवेशन करके दिखाना है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है, हाफ mv², बट उसे निकाल के दिखाना है। तो कैसे लिखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से कर लेना जिनका एग्जाम अगर नहीं हुआ है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन या डेरिवेशन कैसे करना है? पहले वर्क का फॉर्मूला लेके चलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सलेशन होता है, और एस आप मोशन की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो यहाँ से s निकल जाएगा ना, v² माइनस u² अपॉन 2a। ये s निकाल लेना है, इस s को यहाँ डाल देना है यहाँ पे। अब यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 1/2 है ना, नीचे 2 है तो इसको 1/2 कर दो m, और ये अंदर बचेगा v² माइनस u²। अब हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो u0 होगा, तो u0 को यहाँ पे रख देना। तो हाफ m, ये तो 0 हो गया, तो ये हाफ mv² हो जाएगा। अब वर्क ही क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, या आपको अच्छी तरह से इसके सारे स्टेप करने हैं। उसके बाद अ लोड ऑफ 200 kg पुल्ड अप बाय 5 मीटर, वर्क डन निकालना है। तो एक मास दिया हुआ 200 kg का, और कितना पुल्ड अप किया, मतलब उसको 5 मीटर उठाया, ऊपर उठाया ना, तो यानी कि हाइट पे उठाया है ना। तो वर्क का फॉर्मूला वैसे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, बट जब भी हाइट दे दे तो mgh रखना होता है, और मास दे दे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हम f को mg लिख देंगे और s को h लिख देंगे, mgh। तो वर्क ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मास दिया है g आपको दे दी क्वेश्चन में 10, और h कितना है 5। देखो SI यूनिट में सारी kg मीटर, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर SI यूनिट पे नहीं होती तो पहले SI यूनिट पे लाना पड़ता है, फिर फॉर्मूले में रखते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 और 1 2 3 जीरो लग गई, तो 1 इंटू 10 की वर्ग कितनी लिख सकते हैं? 4। तो एनर्जी है तो वर्क है तो जूल में आ जाएगा। उसके बाद इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, हाउ फास्ट शुड अ बॉय 40 kg रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इतना जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ,
क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। अब यहाँ पे m तो दिया हुआ है मास 40 और v निकालना है आपको। तो v निकालने के लिए पहले तो 40 को 2 से काट कैंसिल करना है 20, और फिर 20 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, फिर कैंसिल करोगे तो 288। अब 288 के ऐसे फैक्टर करो, देखो यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टर करके, ये तो सबको आता होगा। तो 288 को 2 से किया तो ये 144। अब 144 तो आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो 12 तो 144 से बाहर आ जाएगा रूट से, और ये 2 एक सिंगल है क्योंकि, तो ये रूट, ये तो सबको आता है ना, ये आ जाएगा 144। और ये 144 तो 12 के टेबल में 12 टाइम आता है। चाहे तो आप लंबा पूरा प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर निकालना, नहीं तो सीधा ये पता चल रहा है 144 12 का पेयर बना चुका है, तो ये 12 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और जो पेयर में नहीं था वो अंदर ही रहेगा। तो इसका वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 12√2, यानी वो कितने तेज़ी से भागेगा, हाउ फास्ट का मतलब वेलोसिटी पूछ रहे हैं, 12√2 की स्पीड से वो भागेगा ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए। तो स्पीड पूछा है इन्होंने, है ना, हाउ फास्ट, तो इतनी स्पीड से। तो ये इसका आंसर है। तो आई होप जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके सारे क्वेश्चंस अच्छे गए हैं, तो आप कमेंट में बताइए आपका कितना सही है, ठीक है। तो उसके अलावा जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं वो उन क्वेश्चन पेपर्स को, ये जो भी अभी कराया गया है डिटेल में, उसको अच्छी तरह से कर लीजिए। और DOE के सैम्पल पेपर भी आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे, प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर लेना चैनल में जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से एग्ज़ाम को जिनका होने वाला है उनको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और जिनका हो गया है उन्हें आगे मैथ्स के लिए प्रिपरेशन तैयार रखनी है अपनी। तो यहाँ पे आपको मैथ्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे। बाकी चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।